सर क्या एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स होना शुरू हो चुका है? क्या धर्म देखकर भी शिक्षा मिलने लगा है? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया गया है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसमें काफी बच्चे कश्मीर के जो थे, सर गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। क्यों? क्योंकि बेहतर एजुकेशन हमको प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है। सर वर्तमान सरकार जो शिक्षा के लिए कर रही है, कैसा है? व्यक्तिगत रूप से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। सर जो युवा आज भटक रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं बेवजह, उनको क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स में जाना बुरा नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य धन कमाना नहीं होना चाहिए, समाज में सुधार करना होना चाहिए। तो शब्द कहना चाहेंगे? सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, निकल कंफर्ट जोन से बाहर, निकल कंफर्ट जोन से बाहर, तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय हैं, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय हैं, लेकिन तू अपना सफर निरंतर जारी रख, तू अपना सफर निरंतर जारी रख। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेहतर है या इसे और बेहतर करने की जरूरत है? क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्तमान समय में सही काम कर रहा है? क्या बच्चों को उच्च शिक्षा मिल रही या सिर्फ नाम का है? क्या हम विश्व में एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं या हम बस नाम पे ही हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे ही हैं? इसी सभी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले एक प्यारे मेहमान से जो हमारे लिए खास है। वो पायनियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर भी हैं और एक समाज सुधारक भी हैं। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं आपको ब्रिजेश सिंह सर से। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को ब्रिजेश सिंह पायनियर का सादर अभिवादन। मैं एक क्रिमिनल लॉयर रहा और उसके बाद पायनियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सर पायनियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ से हुई? पायनियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2005 में हुई। मैंने 2004 में उत्तरांचल पीसीएस जे की परीक्षा पास की थी। किसी कारणवश उस परीक्षा में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और तब मैं जब वापस आया तो मुझे कुछ करना था और सिस्टम से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वैकेंसीज लगातार नहीं आती थी और आने पर भी उसमें तमाम त्रुटियां विसंगतियां पाई जाती थी। इसलिए मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे पास अंग्रेजी पढ़ाने का एक पैशन था, शौक था और मैं अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया पायनियर इंस्टीट्यूट नाम से। सर पायनियर इंस्टीट्यूट में इंग्लिश की शुरुआत सर कैसे हुई आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एक गुरु भाई थे, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। एक दिन बैठे-बैठे उन्होंने ही चर्चा किया कि मेरे कांटेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जिनको बीए की अंग्रेजी पढ़नी है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कल बुला दिया है और आप ही के नाम पे मैंने बुला दिया है। मुझे मालूम है आप पढ़ा सकते हैं, आप संत विनोबा पीजी कॉलेज के टॉपर रहे कभी के अपने समय के। तो मैंने कहा कि लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है भैया। तो उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाया है तो भी क्या, आप टॉपर रहे हैं, आप अपनी शक्तियों को याद करिए और कल आपको आना है, मैं विशेष आग्रह करता हूँ। बस वहीं से शुरुआत हो गई थी। मैं अगले दिन पहुंचा जैसे तैसे और मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या फील किया उस समय, कितना नर्वस था फर्स्ट टाइम टीचिंग को लेके। लेकिन वो पहला दिन और फिर सारी चीजें पीछे रह गई। सर देवरिया जैसे शहर में इंग्लिश स्पोकन पढ़ाना एक चैलेंज रहा होगा, सर आपको ये महसूस हुई? बेशक, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। देखिए, पूर्वांचल के एक पिछड़े जनपद में जहां पर विशुद्ध हिंदी भी नहीं बोली जाती है, वहां के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं निश्चित रूप से इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि उस समय, और इसके लिए मैं खुद को साधुवाद करता हूं कि मैंने ये चैलेंज लिया, मैंने ये डेयरिंग किया और मैंने यहाँ के बच्चों को, हजारों बच्चों को, एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चों को नहीं, लगभग 15,000 से ऊपर बच्चों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। सर क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम
क्या अभी सही काम कर रहा? देखिए, जहाँ तक भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात है, हम जिस देश से आते हैं, आपको भी पता है, हम जिस संस्कृति से आते हैं, उसमें बरसों पहले हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए विदेशों से लाखों की संख्या में छात्र आया करते थे और आज वर्तमान समय में जब हम तथाकथित रूप से इतने विकसित हो गए हैं या इतनी तेजी से प्रगति किए हैं, तब क्या स्थिति है? तब स्थिति ये है कि हमारे यहाँ से लाखों छात्र विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। आज अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो उसमें हम कहीं नहीं हैं। गौर करिए, तो हम कैसे कह दें कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है या वर्तमान में मतलब संतोषजनक काम कर रहा है। जी, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और बाकी लोग भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत प्राइवेट स्कूल से दयनीय है। सर, इसका कारण क्या है? क्यों क्या प्राइवेट स्कूल के पास ज़्यादा पैसे, गवर्नमेंट के पास कम है? ये तो हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूल से दयनीय स्थिति सरकारी स्कूल की क्यों है? हाँ, देखिए इसके पीछे जो कारण है, सबसे पहले तो हमारे देश में नैतिक मूल्यों का अभाव है। सरकारी शिक्षक योग्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वह ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं। नतीजतन उनके खुद के बच्चे भी पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वो प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन कराते हैं। ये तो आप भी मानेंगे। जाहिर सी बात है कि वो अपने सिस्टम से या अपने दिए गए ज्ञान से संतुष्ट नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, जो क्वालिटी हमको प्राइवेट विद्यालयों में मिल रही है वो सरकारी विद्यालयों में नहीं दी जा रही है, इसलिए वो अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। निश्चित रूप से प्राइवेट संस्थाएं ही आज देश में जो बची खुची शिक्षा है उसको बचाए हुए हैं। अन्यथा अगर हम सरकारी विद्यालयों की और उनमें उपलब्ध विसंगतियों की बात करें, उनमें व्याप्त कमियों की बात करें, तो कोई भी बच्चा सरकारी विद्यालयों में पढ़ के बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, उसका कैरियर बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। सर, आपने बताया कि अभी कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़कर बहुत बेहतर नहीं कर सकता है। तो सर, इसके पीछे कमी किसकी रह गई है? गवर्नमेंट की या उस बच्चे की? इसके पीछे दोनों लोगों की कमी है। एक तो सरकारी स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो होते नहीं है, जो गुणवत्ता दी जानी चाहिए बच्चे को वो दी नहीं जा रही है। सरकारें उदासीन है, व्यवस्था हमारा पूरी तरह फॉर्मेट मांग रहा है, लेकिन कोई भी सरकार हो, मैं पिछले 2-3 दशक की बात कर रहा हूं, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा, शिक्षक और रोजगार देना रहा ही नहीं है। नतीजतन हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जिस दौर में विश्व तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस दौर में भारत एकदम से पिछड़ रहा है। चंद तथाकथित लोगों की सफलता को हाईलाइट करके और अपनी असफलता को, सरकार और सिस्टम अपनी विफलता को छुपाता रहा है। इसलिए मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि ये विसंगति सिस्टम की है। सिस्टम यानी ओनर यानी मालिक, अथॉरिटी, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसी शिक्षा व्यवस्था को बना सकता है। वो विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन उनके मन में या जो राजनैतिक चीजें हैं या राजनैतिक रूप से जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनके चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। सर, वर्तमान सरकार के हम्म शिक्षा नीतियों पर हम्म आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए अभी हमारी वर्तमान सरकार ने NEP टू 2023 में उन्होंने शुरुआत किया और उसमें बहुत सारे संशोधन वो लेके आ रहे हैं। हालांकि अभी वो पूरी तरह पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस समय हम शिक्षा को एक बेसिक एजुकेशन, जूनियर, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल का जो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई हो रही है उसमें बांट के देखते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि किसी भवन की ड्यूरेबिलिटी, उसका टिकना, उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कैसी है। तो सबसे पहले तो
बेसिक लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है हमारी सरकारों को। और शिक्षा किसी एक का उद्देश्य या किसी एक की सहभागिता से नहीं हो सकती है। सर जैसा कि हम भी जानते हैं और आप भी न्यूज़ सुने होंगे कि सरकारी स्कूलों को बहुत ज़्यादा बंद किया जा रहा है। सर इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? जाहिर-सी बात है कि आज सरकार प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ बढ़ रही है। हर क्षेत्र में निजीकरण को वजह ईमानदारी से काम नहीं कर पाना। सभी लोगों के मन में ये व्याप्त है कि सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर सुविधाएँ या वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी। बेहतर सेवा चाहिए, बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो हमें प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा। इस वजह से सरकारें और दूसरी तरफ चूँकि अब सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को कोई भी भेजना नहीं चाहता है, बेसिक लेवल की बात मैं करूँ, तो वो खाना पूर्ति किया जा रहा है। विद्यालय में 5-5 शिक्षक हैं और 10 या 15 छात्रों का नामांकन हुआ है, सोचिए ज़रा। तो इस आधार पे हालाँकि ये भी ज़रूरी है कि वहाँ ये देखा जाए कि किन बच्चों को उसमें पढ़ाया जा रहा है। वो समाज के निचले तबके के वे बच्चे हैं जो मजदूर हैं, डाउन ट्रॉडन जिनको कहते हैं, और उन परिवारों से हैं जो आर्थिक रूप से बेहद अक्षम हैं। तो उनको भी शिक्षा देने का अधिकार या कर्तव्य हमारी सरकारों का ही होता है। बहुत सारे हमारे मित्र सरकारी शिक्षक हैं और उनके विद्यालयों में यदाकदा मेरा जाना होता है उनके निमंत्रण पे। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि उन्होंने एक आदर्श विद्यालय की संरचना बना रखी है। सर एजुकेशन सिस्टम में सर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पे आपका क्या विचार है? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। और जहाँ तक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बात है, वो केवल एजुकेशन सिस्टम में ही क्यों, वो तो हर एक सिस्टम में बुरा है। और आज स्पेशली एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे कि इसने हमें मतलब कई युग पीछे धकेल दिया है। यानी कि ईमानदारी से काम न कर सकने की वजह से हमारी व्यवस्थाओं में जो विकास दिखना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड दिखना चाहिए था, वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिख रहा है। हमारे देश के पिछड़ेपन का, हमारी शिक्षा व्यवस्था के पिछड़ेपन के पीछे यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। सर एजुकेशन सिस्टम जिसकी हालत दयनीय है, अगर उसको सही करनी हो तो सर कैसे करेंगे उसको? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था के भी दो पहलू हैं। एक सरकार और उसकी व्यवस्था, और दूसरा हमारे शिक्षकगण। यदि सरकार ईमानदारी से इस व्यवस्था को बेहतर करना चाहे, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। हम विश्व स्तर की तकनीकी शिक्षा दे सकते हैं। हम रोजगार की समस्या को दूर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें विश्व स्तर की सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशनल सिस्टम को, जो आधुनिक हो, रोजगार परक हो, तकनीकी युक्त हो। और दूसरी तरफ सरकार सारी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे ही दे, लेकिन यदि अध्यापक योग्य नहीं होंगे, यदि वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करेंगे, तो गुणवत्तापूर्वक मतलब सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षकों के बारे में तो कहा गया है, वैसे भी आप जानते हैं कि भारत एक ऋषि और कृषि प्रधान देश है। जिस तरह किसान को वर्ष भर या समय सीजन भर अपने फसल की चिंता होती है, ठीक उसी तरह एक शिक्षक को उसके आने वाली नस्ल की चिंता होती है। इस तरह अगर शिक्षक ईमानदारी से अपनी नस्लों को सुधारने के लिए काम करें, जैसा कि पहले करते रहे हैं, आज शिक्षकों से उनकी छड़ी ले ली गई वापस। यदि मेरा मानना है कि यदि वो छड़ी का मतलब दंड व्यवस्था वापस कर दिया जाए, उसमें पेरेंट्स का इंटरफियरेंस कम हो जाए, तो निश्चित रूप से आज हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है। सर अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं तो सर आप 3 बदलाव शिक्षा पद्धति में क्या करना चाहेंगे कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं? सबसे पहले तो आपने कल्पना भी किया तो शिक्षा मंत्री बनाया मुझे, कल्पना में ही सही, इसके लिए आपका आभार। लेकिन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते जो मैंने अनुभव किया है वो ये कि
हम मतलब वैश्विक स्तर पे अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार सकते हैं यदि हम शिक्षा मंत्री बनते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हम बुनियादी चीजों को सुधारने का काम करेंगे। पहला, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक वर्ष अलग अलग किताबें, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन के फार्मूले को हमें अपनाना चाहिए। देश भर में अलग अलग तरह के दर्जनों या सैकड़ों बोर्ड्स नहीं होने चाहिए। बोर्ड एक हो और उनके अलग अलग स्टेट में उनको फॉलो कराया जाए। हमारा स्टेट लेवल पे उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है, स्टेट लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इस बुनियादी चीज पे काम करेंगे कि वन नेशन वन एजुकेशन हो, एक तरह की किताबें, एक पैटर्न की किताबें हो, एक मानक हो पूरे देश का। तभी जाके ईमानदारी से हम जज कर सकेंगे अपने होनहार युवाओं के योग्यता को, काबिलियत को, शैक्षणिक अप्रोच को। दूसरे नंबर पे आते हैं तो हमें शिक्षकों के लेवल को मतलब उठाना पड़ेगा। जैसे यूरोप में आप देखते हैं, हम लोग सुन के पढ़ के बहुत खुश होते हैं कि जापान में अगर किसी कोर्ट में कोई शिक्षक एंट्री करता है तो वहां का जज भी खड़ा होके उसको सम्मान देता है, पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती है। यूरोप में शिक्षकों को वो सुविधाएं मिली हुई हैं जो हमारे यहाँ क्लास 1 ऑफिसर्स को, नौकरशाहों को मिली हुई है। यानी कि हमारे यहाँ शिक्षक कौन बन रहा है आज की डेट में? जो कहीं कुछ और नहीं कर पा रहा है वह आके थक हार के शिक्षक बन जाता है। सर क्या एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स होना शुरू हो चुका है? क्या धर्म देखकर भी शिक्षा मिलने लगा है? सर जैसे कि आप और हम जानते हैं सर, एक मेडिकल कॉलेज, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया गया है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसमें काफी बच्चे कश्मीर के जो थे जिन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर एडमिशन लिया था, उसको रद्द करके वहां के जो लोगों ने उसको रद्द कराया, उनमें एक खुशी की लहर थी। तो क्या बंद कराने की वजह से खुशी की लहर इतनी हो सकती है? देखिए, यह एक विडंबना ही है। मैंने अपने जीवन में इस तरह का गिरता हुआ नैतिक मूल्य कहीं किसी समाज का नहीं देखा कि एक मेडिकल कॉलेज के, जिसको बनाने में बरसों और अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसके बंद किए जाने की खुशी में देश में कुछ युवा जश्न मनाते हैं। यानी कि ये दिखा रहा है कि वह समाज शिक्षा को कितना डिवैल्यूएट कर चुका है। दूसरे नंबर पे उस समाज में राजनीति कितनी हावी हो चुकी है। मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि हर समय में, हर समाज में उस दौर की राजनीति का हमारे समाज पे, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में इंटरेस्ट लेते हो अथवा नहीं लेते हो, लेकिन अंतर या उसका प्रभाव तो होता ही होता है, झेलना पड़ता है। तो आज की राजनीति का स्तर ये दिखा रहा है कि हमारे युवा एक कॉलेज के बंद होने पे जश्न मना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा की मतलब गिरावट का चरम है। सर गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। क्यों? क्योंकि बेहतर एजुकेशन हमको प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है। सर वर्तमान सरकार जो शिक्षा के लिए कर रही है कैसा है? व्यक्तिगत रूप से मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। सर जो युवा आज भटक रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं अब बेवजह, उनको क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स में जाना बुरा नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य धन कमाना नहीं होना चाहिए, समाज में सुधार करना होना चाहिए। सर शिक्षा को हम बेहतर कैसे करें? अभी हमने बताया कि हम बुनियादी स्तर पे प्रयास करके ही, बुनियादी ढांचे को बदल के ही बेहतर कर सकते हैं। हमें आज आधुनिक शिक्षा को देना है। आज के दौर में जो प्रासंगिक है, हम आज भी 500 साल पहले की शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हैं। हम आज भी उन प्राचीन चीजों में उलझाए हुए हैं अपने बच्चों को, जिनका कहीं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं है। सर 5 साल में शिक्षा का स्तर उच्च हुआ या सामान्य है? देखिए, जहां तक हमारे देश की, प्रदेश की बात है, हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर कहेंगे तो विश्व बहुत तेजी से, खासकर यूरोप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एआई का दौर आ चुका है। आप हर फील्ड में एआई के इंटरफेरेंस को महसूस कर रहे हैं। लोग कल को लेके भयभीत हो रहे हैं कि कल एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, रिसेशन आएगा, लेकिन वो जरूरी भी है। जी सर, हम जानते हैं आप एक क्रिमिनल लॉयर भी हैं, तो सर क्राइम बढ़ रहा है या सामान्य है?
नहीं, जैसे जैसे हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त होगी, हमारे यहाँ रोजगार कम होगा, वैसे वैसे क्राइम बढ़ेगा। और आज आप देखिए समाज में हर तरफ बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। अब उनके रूप बदल गए हैं, समय के साथ साइबर क्राइम आ गए हैं। आप देखिए, अभी आपने सुना 2 दिन पहले की बात है कि नोएडा की एक दंपत्ति जो 48 साल अमेरिका में चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करके आए और उनके 14 करोड़ रुपए हमारे देश में आते ही साइबर ठगों ने अपराधियों ने हड़प लिया। इंग्लिश कितनी जरूरी है? इंग्लिश तो कॉमन है, सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मतलब व्यावसायिक रूप से बहुत जरूरी है। मैं शुरू से ही अंग्रेजी का पक्षधर रहा हूं, अंग्रेजियत नहीं। मेरा टैगलाइन रहा है कि अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजियत नहीं। सर हम जहाँ तक जानते हैं कोविड के बाद आपने एक किताब लिखी है जिसकी वजह बहुत वो किताब चली, दर्जनों आपको पुरस्कार मिले उस किताब को लेकर। सर उसमें क्या है और क्यों आपने लिखा? उस किताब का नाम इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश है। वो किताब हमने स्पेशली पूर्वांचल के या देश के पिछड़े हिस्से में रह रहे लाखों छात्रों को ध्यान में रख के बहुत ही सरल भाषा में अंग्रेजी सीखने के लिए बनाई थी। वो किताब 18 देशों में लाइब्रेरीज में भेजी गई थी पब्लिकेशन के द्वारा, जो अप्रूव्ड हो गई है। जहाँ तक किताब लिखने की बात है, तो कोविड के दौर में जब सब लोग घरों में कैद थे, तब मैंने अपने समय का सदुपयोग करने के लिए और बरसों से जो ये भावना थी कि हम एक लेखक का कार्य करें, हम किताब लिखें, खासकर अंग्रेजी का, जिससे बहुत सारे बच्चे कतराते हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं। या आज भी देखिए तो हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं। तो ऐसे उन क्षेत्र के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी दौर में प्रतिस्पर्धाओं में कैपेबल बनाने के लिए मुझे जो लगा कि हम समाज को क्या योगदान दे सकते हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि किताब लिख के उन तक भी पहुंचा जा सकता है, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया जा सकता है, उन्हें भी प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। सर आप गवर्नमेंट से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों को लेकर और सुधार करने के लिए सर आप हमारे गवर्नमेंट से क्या करना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की जहां तक बात है, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये आग्रह करूंगा कि वो सभी रिक्त पदों पर समय समय से भर्तियां करें, ताकि शिक्षकों के अभाव में देश के लाखों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। सर जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, हाँ उनको जी। सर कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, निकल कंफर्ट जोन से बाहर, निकल कंफर्ट जोन से बाहर, तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय हैं, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय हैं, लेकिन तू अपना सफर निरंतर जारी रख, तू अपना सफर निरंतर जारी रख। सर बहुत खूबसूरत लाइन आपने कहा। वाकई में ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में सीखने लायक हैं और आपकी बातें भी हमें ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक सीख देंगी। सर अगर आपको हमारी ऑडियंस से कुछ कहना है, तो आप क्या कहेंगे? कि सबसे पहले तो आपने जो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म इस जनपद के या पूर्वांचल के लोगों को दिलाना शुरू किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आपकी तकनीकी टीम भी। दूसरे नंबर पे ये कि सभी लोग ईमानदारी से प्रयास करें, सहज होके जीवन जिए। आज का जीवन सामान्य या सहज नहीं रह गया है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने मूल्यों को समझें और जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाएं। सर की बातों को हमने सुना और एजुकेशन सिस्टम पे हमने चर्चा किया। एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम चर्चा करने बैठे तो पूरे दिन खत्म हो सकते हैं। हमने बहुत सी चीज़ों पे बात की, अभी बहुत सी चीज़ें पे बात करना बाकी है। एग्ज़ाम कैंसल हो जाते हैं, सेंटर बहुत से बुरी जगह जाते हैं, स्कूलों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन टॉपिक पर हम अभी बात नहीं कर पाए हैं। हमने सोचा है कि इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और आने वाला एपिसोड पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर और भी चर्चा करेंगे सर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको हमसे या सर से कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम कर सकते हैं। अगर आपका भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लेकर कोई भी सवाल रह गया
या हमसे रह गया या आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को आने वाले अगले पार्ट में उसको जोड़ सकें और आपके सवालों को लोगों तक पहुंचाएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंतजार कीजिए सेकंड पार्ट का। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और आपको कहीं से भी कुछ भी इसमें प्रेरक लगा हो, तो निश्चित रूप से इनके चैनल के बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। Always do hard work and be positive.